चलिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आ जाइए, चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और जो भी लोग इस बैच को कर रहे हैं, यानी 10 से 12 बैच जो है 10:30 बजे से आपका शुरू होता है। जो भी लोग इस बैच को कर रहे हैं, सुबह में 8 से 10 जो टेस्ट शुरू हुआ है उस टेस्ट को आप निश्चित तौर पर दीजिए। अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो ऑफलाइन टेस्ट दीजिए। टेस्ट में आप जरूर शामिल होइए, ठीक है? टेस्ट में जरूर शामिल होइए, निश्चित तौर पर शामिल होइए। आइए देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को। और लेट हो जाता है बैच में कभी कभी, ऐसे तो 10:30 बजे से आपका टेस्ट सब बैच शुरू हो जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है। जैसे आज लेट हो गया, 10-15 मिनट लेट हो गया है। आ जाइए, आइए तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पलटिए। कहां तक हो गया था? कहां तक हो गया था? 44 तक हो गया था, 45 से आगे बढ़ना है। बिट्टू सर का क्लास क्या बजे? 10:15 बजे शुरू होता है ना जी? हाँ, बिट्टू सर का तो 10:15 बजे शुरू हो जाता है। और मेरा लेट इसलिए होता है कि जो है टेस्ट रहता है, टेस्ट के तुरंत बाद तो ठीक है। तो टेस्ट दीजिए ना, टेस्ट दीजिए, टेस्ट में शामिल होइए, तब आपको लगेगा कि ना ठीक है। आ जाइए अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। अनुकूल नहीं, अनुकूल था। अनुकूल था, सही है। कारण आर, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। यानी धन की निकासी तो होती ही थी, साथ ही साथ जो है भारत से कच्चे माल का निर्यात भी होता था, भारत से कच्चे माल का निर्यात भी होता था। यही कारण था कि जो है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। दोनों स्टेटमेंट सही है, व्याख्या भी सही है, आंसर ए होगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, 46 नंबर। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी, वही चीज है। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद काया के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नेरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, आरसी दत्त थे। ये सभी उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। ये सभी उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नेरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। यहां पर बाल गंगाधर तिलक होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, बाल गंगाधर तिलक होगा। कौन दादा भाई नेरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद। कौन दादा भाई नेरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? दादा भाई नेरोजी ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नेरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। उदारवादी दल। कौन दल? उदारवादी दल। कौन दल? उदारवादी दल। उदारवादी दल। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई है। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। सही है, दोनों सही है। आंसर ए तथा 1 तथा 2 दोनों।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। हाँ। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। नहीं। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। नहीं। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। आंसर हो जाएगा केवल एक। केवल एक आंसर हो जाएगा, केवल एक। चलिए, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन। आर्थिक तौर पर 9वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। 19वीं शताब्दी होगा, 9वीं नहीं 19वीं होगा। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ठीक है। 360 या 480 पे जाके देखिए, साफ दिखाई एकदम देगा मुरारी कुमार। 360 या 480 पे देखिएगा, आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है? आर्थिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? आर्थिक। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है? आर्थिक। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है? आर्थिक। आर्थिक क्षेत्र में। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है? आर्थिक। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? पलासी के युद्ध के पश्चात। पलासी के युद्ध के पश्चात। पलासी के युद्ध के पश्चात ही तो अंग्रेज भारत को लूटना प्रारंभ कर दिया था। पलासी के युद्ध के पश्चात। पलासी के युद्ध के पश्चात। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? दहसाला व्यवस्था। कौन? दहसाला व्यवस्था। दहसाला व्यवस्था जो है, दहसाला व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो जो दहसाला व्यवस्था है, दहसाला व्यवस्था है, यह जो है आपको मुगल काल में अकबर ने लागू किया था। मुगल काल में अकबर ने लागू किया था। दीपक कुमार 45, 46, 47 बता दिए हैं, इसलिए दोबारा नहीं बताएंगे। ठीक है। हाँ, अब किसी में 240 पे भी सही चलता है। हाँ, अब किसी किसी में हो सकता है कि 240 पे सही नहीं चले। अगर एक पे नहीं सही चलता है तो दूसरा पे जाइए, 360 पे जाइए, 480 पे जाइए। उसके लिए कमेंट करने का क्या जरूरत है? ठीक है। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच? कलकत्ता और आगरा। कलकत्ता और। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की है वह किसके बीच हुआ है? कलकत्ता और आगरा। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार। किसने? जमींदार। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार। किसने? जमींदार। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार। किसने? जमींदार। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? बंबई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर यहां पर कोलकाता होता तो फिर कोलकाता हो जाता नहीं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे ना आप, बंबई उत्तर होगा ना।
बंबई होगा। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? किस शहर में? बंबई। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? बंगाल प्रांत की अस्थायी भू व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयतबारी भू व्यवस्था, मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, संयुक्त प्रांत की मालगुजारी व्यवस्था। मद्रास प्रांत की रैयतबारी भू व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयतबारी भू व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयतबारी भू व्यवस्था। 8 से 10 जो टेस्ट है, फी 100 रुपया है, मात्र 99 रुपया उसका फी है। ठीक है, 99 रुपया उसका फी है, मात्र ओनली 99। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहली बार औपचारिक रूप से महलबारी प्रथा कब लागू की गई? 1822। 1822 पहली बार औपचारिक रूप से महलबारी प्रथा कब लागू की गई? 1822। 1822। अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले, बनारस। 1 मिनट रुकिए, 1 2 3 तो होबे करेगा। क्या दिया उत्तर? मद्रास के उत्तरी जिला, तो कर्नाटक का उत्तरी जिला होगा। कर्नाटक का उत्तरी जिला होगा। यहां पर कर्नाटक कर लीजिए, मद्रास को काट के कर्नाटक कीजिए, कर्नाटक कीजिए। मद्रास को काट करके कर्नाटक कीजिए, मद्रास को काट करके कर्नाटक कीजिए। ठीक है, मद्रास को काट कर कर्नाटक कीजिए। अब कर्नाटक का उत्तरी जिला भी हो जाएगा, बनारस भी हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मद्रास को काट के कर्नाटक कर लीजिए, तब इसका उत्तर हो जाएगा सब। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। कौन? बिहार। अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन था? बिहार। बिहार। 18वीं सदी होगा यहां पर। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टटकर कारीगरों की अनुपलब्धता। कच्चे माल की अनुपलब्धता, कच्चे माल की अनुपलब्धता। देखिए, होता यह था कि जितना कच्चा माल होता था वो ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, तो कच्चे माल जो है अनुपलब्ध होने लगा, जिस वजह से जो है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन हो गया। तो 18वीं, उसको सही कर लीजिएगा, 18वीं कर लीजिएगा। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? कच्चे माल की अनुपलब्धता, कच्चे माल की अनुपलब्धता। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु। दीनबंधु। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु। दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहां लगाया गया? वायनाड जनपद में। कहां? वायनाड जनपद में। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया? यहां पर राज्य शब्द का प्रयोग अंग्रेज के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? अंग्रेज। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा, क्या हो जाएगा? 89। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग 90% भी मारना होता है, 90% भी मारना होता है, लेकिन यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 89। क्या हो जाएगा? 89। चलिए, हाय बी होगा। रैयतबारी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल थी मद्रास प्रेसिडेंसी था,
मद्रास था, बंबई था, मद्रास बंबई तो था ही, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग, क्या दिया उत्तर जी? 1 2 3 4, कुर्ग कर्नाटक, 1 2 कर्नाटक, थ्योरी में सब दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग सब ना दिया हुआ है। हाँ, तो यहां पर 1 2 3 4 5 कर लीजिए ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड, मार्टिन बर्ड, मार्टिन बर्ड। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक मार्टिन बर्ड, मार्टिन बर्ड। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था रैयत बारी, रैयत बारी। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाली समिति देयता का प्रथम बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक। चलिए, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। दूसरा, रैयतबाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतबाड़ी बंदोबस्त कहा गया। तीसरा, महलबाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महल जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महलबाड़ी व्यवस्था कहलाया। इन कथनों में कौन सा कथन सही है? कौन कौन सही है? आए 2 और 3। आंसर क्या दिया है? अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार ने हमेशा हमेशा के लिए, यानी अस्थाई। हाँ सही है, सही है, तीनों सही है। आंसर डी होगा। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, सर जॉन शोर। रैयतबाड़ी बंदोबस्त कैप्टन रिन, टॉमस मुंडो, एल्फिस्टन। महलबाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड। 1 2 और 3, 1 2 और 3। महलबाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल था, महलबाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल था गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांत यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग, मराठों के अधिकृत प्रदेश पंजाब। 1 2 3 4 5 सब। आगे 79, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886, दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879, मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883। 1 2 3 4। आंसर ए। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले प्रपत्र से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? अंग्रेजी। किसको स्वीकार किया गया? अंग्रेजी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड का घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले।
शिक्षा से संबंधित आयोग या समिति की पहचान करें। सब है, 1 2 3 4 सब है। यहां पर देखिए आपको मूल तौर पर कंफ्यूजन होगा। सप्रू समिति 1934, एक सप्रू समिति 1944-45 में भी स्थापित हुआ है, उसका संबंध संविधान सभा से था। लेकिन 1934 का जो सप्रू समिति था, इसका संबंध उच्च शिक्षा से था, उच्च शिक्षा से था। तो यहां पर कंफ्यूजन होगा। देखिए 1934 का सप्रू समिति शिक्षा से संबंधित है और 1944-45 का सप्रू समिति जो है संविधान सभा से संबंधित है, संविधान, भारतीय संविधान और संविधान सभा से संबंधित है। तो यहां पर 1 2 3 4 सब होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स ग्रांट। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? 1850 ईस्वी में, 1850। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। सही है। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। आंसर डी होगा। रिकॉर्डेड वीडियो है, जाकर के देखिए, ठीक है। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा है, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। पहली आधुनिक पटसन मिल रिसरा बंगाल में, यानी वही जूट मिल रिसरा बंगाल, 1855। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां हुई? बिहार में, बिहार में। देखिए आपको जो है पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां हुई? पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है, जो आपको बंगाल में स्थापित हुआ था वो तो असफल न हो गया था जी, असफल हो गया था। और जो बिहार में, उस समय के बिहार, आज का तो झारखंड हो जाएगा, उस समय के बिहार में, झारखंड में 1907 में जमशेदपुर में स्थापित हुआ तो वो सफल हुआ था। उसी संदर्भ में ये प्रश्न है। आंसर ए होगा बिहार। क्या आंसर दे रहा है? क्या दे रहा है? ए दे रहा है। हाँ सही है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहां पड़ा? बंगाल में पड़ा था। कहां पड़ा था? बंगाल में। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? जूट उद्योग विकसित हुआ था। कोयला उद्योग भी हुआ था, लोहा इस्पात उद्योग भी हुआ था, मशीन के पुर्जे ना हुआ था, सूती कपड़ा हुआ था। 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5। आंसर ए। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? 1883, 1883। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? भारत में, यहां पर जो है एक शब्द जोड़िएगा, वित्त का विकेंद्रीकरण। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण होगा। यहां पर भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण होगा। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण शुभारंभ हुआ था लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो, वित्त शब्द छूट गया है यहां पर, वित्त शब्द जो है आपको छूट गया है। तो भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1925, 1925। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833, 1833। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? इस्पात, लोहा का उत्पादन। ये तो ऑप्शन ही पूरा गलत लग रहा है।
लोह इस्पात उद्योग सब स्थापित होने लगा था। क्या दिया आंसर? 1913। 1907 में जो जमशेदपुर में स्थापित हुआ है उस संदर्भ में दे रहा है 1913। 1913 मार लीजिए 1913। दादा भाई नेरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट का? धन के निकास। धन के निकास। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1916 में। 1916 में। क्या दिया है? 1916 में। हाँ 1916 में। 1916 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1907 में। 1907 में। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना। भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना। भारतीय व्यापारियों के किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन। मुक्त व्यापार नीति। अठारह से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? नहीं अपनाया गया। जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करने, ये तो अपनाया गया था। भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, सही है, ये भी अपनाया गया था। भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन, ये भी सही है। आंसर डी होगा, यही उपाय नहीं अपनाया गया था, मुक्त व्यापार नीति। डी। आगे, दादा भाई नेरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा है, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिल रहा है। भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा था। कि ब्रिटिश उद्योगपति का साम्राज्यिक शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे। कि ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी, जिससे देश दिनों दिन अधिकाधिक गरीब होता जा रहा। आंसर ए होगा इसका, ए होगा। महाल का अर्थ गांव, 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 टोला या मोहल्ला। महलबारी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। रैयतबाड़ी व्यवस्था के संबंध में विचार कीजिए एवं बताइए कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन गलत है? गलत है। रैयत का शाब्दिक अर्थ किसान होता है, सही है। यह व्यवस्था ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 51% भूभाग पर, सही। 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी, 1/3, सही। रैयतबाड़ी व्यवस्था मद्रास के बड़ा महल जिले में पहली बार हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था, नहीं, टॉमस मुंडो। हॉल्ट मैकेंजी नहीं बल्कि टॉमस मुंडो के द्वारा लागू किया गया था। यही गलत है, यही उत्तर हो जाएगा डी। 105 डी। 106, महलबारी व्यवस्था ब्रिटिश शासित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर? 30। कितने प्रतिशत? 30। जमींदारी प्रथा या इस्तेमारी प्रथा के तहत जमींदारों को भू राजस्व का कितना प्रतिशत धन अंग्रेजी कोष या खजाना में जमा करना पड़ता? कितना? 90। 90 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, कहीं 89 कहीं 90। अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी व्यवस्था को किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की थी? ये किया था आपको आरसी दत्त ने किया था, आरसी दत्त ने किया था, आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त। भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर। बाल गंगाधर तिलक। किसने भारतीय रेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया जो अकबर व टीपू सुल्तान जैसे शासक नहीं कर सकते? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। सॉरी, अर्नाल्ड होगा। हाँ, कार्ल मार्क्स नहीं, अर्नाल्ड होगा, अर्नाल्ड होगा, सॉरी, अर्नाल्ड होगा, अर्नाल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? अस्थाई बंदोबस्त ने भूस्वामित्व का अधिकार जमींदार में निहित था, ये तो सही है। अस्थाई बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा।
अस्थाई बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया गया, सही है। अस्थाई बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई, हाँ सही है। आंसर हो जाएगा बी, बी। निम्नलिखित में से कौन सा आयासी रैयतबाड़ी प्रणाली की विशेषता है? यह टॉमस मुंडो की उद्भावना थी। टॉमस मुंडो, हाँ सही है। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था, हाँ। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए, आए? गलत है। इसका मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया, आए? मद्रास, गलत है ही। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए थे, नहीं। सीधा किसान जाकर के जमा करता था, कंगाल कैसे हो जाएगा? 1 2 3 होगा, 1 2 3। आंसर क्या दे रहा है? बी ना दे रहा है, सही है। आंसर 1 2 और 3। दुबला हाली प्रथा, सूरत। कहां पर? सूरत, सूरत। किसका मानना था कि जिस देश में लोहा और कोयला मौजूद हो वहां अगर तकनीक पहुंचा दी जाए? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। किसने कहा था बुनकरों की हड्डियों ने भारत की भूमि सफेद कर दी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई? फ्लाउड कमीशन, फ्लाउड कमीशन, फ्लाउड कमीशन। दादा भाई नेरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन की इंग्लैंड को निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। सरकारी साख सुझाव किसने दिया था? फ्रेडरिक निकलसन ने दिया था, फ्रेडरिक निकलसन ने, फ्रेडरिक निकलसन ने दिया था। प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहां था? कलकत्ता, कलकत्ता में। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था? कौन किया था हो? जेम्स ग्रांट, जेम्स ग्रांट, हाँ सही है, जेम्स ग्रांट, जेम्स ग्रांट। भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ किस उद्योग से हुआ? रेलवे उद्योग से हुआ था, रेलवे उद्योग। 1925 में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश, एकवर्थ कमेटी, एकवर्थ कमेटी। नीचे 4 उद्योग दिए गए हैं जो भारत में अंग्रेजी शासन की अवधि में विकसित हुए हैं। जूट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। कौन उद्योगों के विकास के यही कालक्रम को प्रकट करता है? सही कालक्रम को प्रकट करता है, सही कालक्रम को प्रकट करता है। तो इन उद्योगों में सबसे पहले वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, फिर जूट उद्योग, फिर लौह इस्पात उद्योग, फिर चीनी उद्योग। 3 1 2 4, 3 1 2 4। बंगाल में 1757 से 1780 ईस्वी के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन था 80 मिलियन पाउंड, 80 मिलियन पाउंड। आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल था 1866-67 में उड़ीसा में अकाल। ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का दरिया है, किसने कहा था? दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907, 1907, 1907। बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी 1889। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 1915। कटनी सीमेंट कंपनी 1910। 2 3 1 4, 2 3 1 4 सी। किस आयोग या समिति ने धन संपत्ति के दोहन के मामले को लेकर दादा भाई नेरोजी से प्रश्न किया? वेल्वी आयोग। किसने? वेल्वी आयोग। टिस्को संयंत्र की स्थापना 1907। चलिए खत्म हो गया।
चलिए आ जाइए अब। हाँ बोलिए ना, सुन रहे हैं हम। हैं टाइगर पार्क, हाँ पश्चिम बंगाल होगा। हाँ पश्चिम बंगाल होगा। केमिस्ट्री चल रहा है ना जी सही से, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ। चलिए आ जाइए, देखते हैं आगे। चैप्टर नंबर 4 तक कोई दिक्कत है नहीं ना है? नेक्स्ट चैप्टर का पीडीएफ नहीं दिए हैं। 27 का आंसर डी होगा। क्या है 27 में जी? बी होगा, बी सही उत्तर है। महत्वपूर्ण तथ्य में जो 13 नंबर बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, भारत में अंग्रेजी शासनकाल में स्थापित 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य भारतीय अदालतों में भारतीय एवं यूरोपीय व्यक्तियों के बीच के बराबरी को रोकना था। बराबरी रोकना नहीं था, बराबरी प्रदान करना था। बराबरी रोकना नहीं था, बराबरी प्रदान करना था। बराबरी रोकना नहीं, बराबरी प्रदान करना था। बराबरी प्रदान करना था। क्या क्या बोल रहे हैं? क्या? अरे उठ करके बोलो ना, जाकर 4 झापड़ मारेंगे नानी याद आ जाएगा तुमको। संस्कार उस्कार नहीं सीखा है? मां बाप संस्कार नहीं दिया है? किसमें 4 नंबर है? क्या बोल रहा है? चार नंबर में 1855 करो। 1855 बोले हैं, समझ में नहीं आता है? महत्वपूर्ण तत्व में 4 नंबर में जो है 1855 कर लीजिए। 1855 1855 प्रथम आधुनिक पटसन मिल की स्थापना वर्ष 1855 रिसरा बंगाल में हुई थी। 1855 कर लीजिए। 1859 को 1855 कर लीजिए। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत में 6 नंबर। यही इसी कारण नोट अपलोड नहीं किए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। धन विकास सिद्धांत का 2 समाचार पत्र, अमृत बाजार पत्रिका, मराठा ने उसका विरोध किया था, नहीं समर्थन किया था, विरोध नहीं किया था, समर्थन किया था।
विरोध के जगह होगा समर्थन किया था। समर्थन किया था होगा। 6 नंबर में विरोध के जगह होगा समर्थन किया था। समर्थन किया था। और बताइए, और कोई एरर लग रहा है? पेन दीजिए तो, 1 मिनट हो, पेन दीजिए तो। देखिए, एगो लड़का फिर कमेंट करा, बहुत गलत है नोट में। अच्छा, बहुत गलत है तो राहुल कुमार सही नहीं करवाते हैं? इतना दिमाग ना है तुमको? है बहुत गलत है तो सही करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं जी? इसलिए नोट अपलोड नहीं किए हैं। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक जानते हैं, बिना हम करेक्शन किए हुए ही अपलोड करवा दिए हैं। लेकिन अब 5 से ऐसा नहीं करेंगे। 5 से ऑनवर्ड जितना भी चैप्टर है सबसे पहले हम करेक्शन करवाएंगे अच्छे से, तब जाकर के हम अपलोड करेंगे, अदरवाइज अपलोड नहीं करेंगे। यही कारण है कि 5 नंबर हम अपलोड नहीं किए हैं। ठीक है, यही गलती के कारण। एक आध वो गलती रहता है, विद्यार्थी सब कमेंट करता है बहुत गलती है। ठीक है, 112 का उत्तर होगा 1 2 3, बी होगा उत्तर 112 का। 112 का उत्तर बी होगा। क्या 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 नंबर? 16 नंबर? उतना तो है ही ना है समिति जी, 16 नंबर में आप कैसे चलेगा? और 16 नंबर इसमें उच्च शिक्षा भी जोड़ लीजिए। 16 नंबर में उच्च शिक्षा भी, वो भी था और उच्च शिक्षा भी था। आगे बोलिए। क्या? बत्तीस 32 32 नहीं ना बताए थे? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। ये तो लगता है सब होगा उत्तर। उपर्युक्त ए बी तथा सी सब होगा। उपर्युक्त ए बी तथा सी कथनों में कोई भी सही नहीं है। यहां पर होगा सभी सही है। कोई भी सही नहीं है को काट करके कर लीजिए, सभी सही है। 32 नंबर।
चलिए, और कोई दिक्कत है? 32 नंबर में उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथनों में कोई भी सही नहीं है, कथनों में सभी सही है। सभी सही है, जोड़िए, सभी सही है, और यही उत्तर होगा 32 डी। अठारह का क्वेश्चन गलत है, 18 क्वेश्चन गलत है। को लगता है नया नोट बनाने के चक्कर में जो है ना गड़बड़ा गए। पुराना नोट ही पढ़ा देना चाहिए था। इसलिए बोल रहे हैं, काहे कि देखते ना है, नया नोट बनाने के चक्कर में टाइम नहीं मिलता है, कोरेक्शन नहीं करवा पाते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो है देखते हैं कैसे कैसे बोलता है सब। लेकिन नया नोट पुराना नोट दोनों देखिएगा, दोनों में बहुत अंतर है, यहां पे ज्यादा फैक्ट है। गलत है, घटना चक्र में गलत है। अरे आप स्वयं सोचिए ना जी, थोड़ा दिमाग लगाइए ना, पढ़े लिखे हैं तो। सर आप बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अच्छा, अनिल कुशवाहा का नंबर निकालिए तो। अनिल कुशवाहा का नंबर निकाल करके दीजिए तो हमको। कहाँ गया जी? ना है यहाँ पे। हाँ। नया वाला नोट अच्छा है, लेकिन सबको समझ में आएगा तब ना। सब लुसेंट एसपीडी पढ़ने वाला उसको खाक समझ में आएगा। जीवन भर लुसेंट एसपीडी पढ़ते ही रह जाइएगा। चलिए क्लास काट दीजिए, क्लास नहीं होगा अब।